तो आज फ्रेश तरीके से पढ़ सकते हो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सबसे पहले जानो क्वाड वर्ड है, दैट मीन्स ये फोर साइडेड। एनी क्वाड्रिलेटरल का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सिंपल सा मतलब है कि एनी फोर साइडेड और ऊपर से क्लोज्ड, ठीक है, फोर साइडेड क्लोज्ड, चलो और लिख लो, प्लेन फिगर एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, कोई भी रहे कैसे भी क्लोज हो वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, बात समझ में आया। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब जैसे ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में भी अपना अपना नाम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन वो ट्रायंगल है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कौन सा ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये क्या है, ठीक है, ये पूछूं क्या है, तो तुम बोलोगे ट्रायंगल है, तो बोले ओके ट्रायंगल है। अब इसमें कौन सा ट्रायंगल है वो मैं सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा तब बताओगे, लेकिन अगर मैं फिगर दे दूं तो तुम बोलोगे ये क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे ही तुमसे कोई भी कुछ फिगर दे दे, ऐसा दे दे, ऐसे दे दे, कुछ भी दे दे, तो तुम देखोगे चार साइडेड है, तो भैया ये क्वाड्रिलेटरल है। अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो हम अगला सवाल पूछेंगे तब जवाब देना। ठीक है, तो बात समझ में आया। तो एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का अपना कोई खास बहुत, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि चूंकि ये फोर फिगर्स में वो होते हैं, ठीक है, तो ए बी सी और डी इनमें चार एंगल होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है अब इसके स्पेशल केस होंगे, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर सारा मतलब उनमें क्या होता है कि सारा एंगल 60 डिग्री होता है, तो इसलिए उनका नाम इक्विलैटरल ट्रायंगल रखते हैं। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल में भी अपने अपने तरीके से नाम दिए गए हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले है कि इनका जो सम है, सम ऑफ, तो कितने एंगल से, ट्रायंगल में 3 एंगल्स थे, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स, सम ऑफ, हाँ ऑल 4 एंगल्स, 4 एंगल्स कौन कौन से हैं एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये हमेशा 360 होता है, याद रखना। ठीक है, और एक और बात याद रखना, ये कोना कोना वाला सब एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मतलब एंगल ए इज ऑपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, और मैं पूछूं एंगल बी का ऑपोजिट कौन है, एंगल, हाँ डी। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल को दो तरीके में मतलब दो मेन मेजर पार्ट्स हैं जिसमें बांटा गया है। वो है एक, पाटा वाटा कुछ नहीं किया, मैथ में कोई ये सब फिगर वगैरह नहीं पूछा जाता है, मैथ से तुमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है। ठीक है, ये सब तो थ्योरी है, तुमको भाई जब रिवाइज करो अच्छे से करो तो सिस्टमेटिक ढंग में रहे सब कुछ बस। तो क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में, अब ट्रेपीजियम को अलग रखा है तो कोई रीजन होगा, वरना बोल देते हैं कि भाई सारा क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम को अलग रखा है, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले ये बताओ क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम हो या ट्रेपीजियम हो, सबसे पहला ये आदमी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये बेसिक चीज है, ये सब क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड क्लोज फिगर है ये सारे, ट्रेपीजियम हो, रोम्बस हो, जो भी हो, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम की बात करना फिलहाल। ठीक है, बोलो ओके। उसके बाद अब पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और फिर ट्रेपीजियम से मैं इसको कंपेयर करके दिखाता हूं। देखो पैरेललोग्राम का जो होता है ये कहता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो है आर पैरेलल, लेकिन जब तुम थोड़ा कोई, जब तुम क्वेश्चंस बनाओगे तो तुमको एक बात का और एहसास हो जाएगा कि ना सिर्फ वो लोग पैरेलल है बल्कि ऑल्सो इक्वल है। अब हम बताते हैं कि कैसे। ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड, कोई एक ऑपोजिट साइड तो पैरेलल है लेकिन दूसरा इक्वल नहीं है। जरा सोचो, अब मैं बता रहा हूं कि कैसे। तो पैरेललोग्राम हम कोई भी बना लिए, हमारा कंडीशन क्या है भैया, पहले ऑपोजिट साइड पैरेलल बनाओ, तो मैंने बोला लो ये पैरेलल बन गया। ठीक है, अब इक्वल बनाओ तो इक्वल भी बना दिए, देखो इतना लिए इतना लिए। अब कनेक्ट करेंगे ना, 4 साइड क्लोज करेंगे, तो देखो ये जैसे ही तुम इसको कनेक्ट करोगे ये और ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, है ना, और पैरेलल भी हो गया।
क्योंकि इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बराबर रहेगा, यहाँ यहाँ रहे, ठीक है। अब हम बात आते हैं ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम में बात होती है कि भाई एनी टू साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन जरूरी नहीं है, ठीक है। अब एग्जांपल तुमको मैं बताता हूं। अब इक्वल हो नहीं सकता है ट्रेपीजियम में, तुम ऐसा कोई ट्रेपीजियम नहीं बना सकते हो जिसमें ऑपोजिट साइड इक्वल हो। करके देख लो तुम। मान लेते हैं कि पैरेलल हो तो बना लोगे। एक तो मान लो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, ओके, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, हम बना देते हैं। तो ट्रेपीजियम बनाना है तो ये रहा, कनेक्ट हो गया। तो एक साइड तो हमको पैरेलल मिला, ये और ये पैरेलल मिला, लेकिन ये और ये नॉन पैरेलल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम कोई भी इक्वल साइड लेकर के ट्रेपीजियम बना लोगे? नहीं बना पाओगे। देखो, मान लो हम इक्वल लिए, अब जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। खुद सोचो, इमेजिन करो खुद देख करके, हम कुछ रटा नहीं रहे हैं, खुद सोचो कि क्या कोई ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड इक्वल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप दोनों साइड इक्वल रखिएगा, कैसे भी फिगर ले लो, अगर आप ऐसे लीजिएगा इक्वल जैसे ही रखिएगा, तो आपको अगर कनेक्ट करना होगा तो कनेक्ट करिएगा तो ये वापस से पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये ट्रेपीजियम नहीं है। फिर इसको पैरेललोग्राम की कैटेगरी में देखेंगे तो ट्रेपीजियम में कभी भी कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं हो सकता है। अगर पैरेलल है तो जरूर इक्वल नहीं होगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी का ये पॉसिबल ही नहीं है। एक तरह से तुम देखो, बहुत सारा फिगर खुद बना करके चेक करो, तो ट्रेपीजियम में टू साइड्स अपोजिट साइड्स या पैरेलल इक्वल हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो पैरेलल साइड्स, दिमाग से अगर लॉजिकली सोचो तो पैरेलल साइड्स कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है, बात समझे? हाँ, समझ गया। तो अगर तुमसे कोई पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम के बारे में बोले कि दो लाइन बोल दीजिए, तो पैरेललोग्राम तो चलो ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल बोलेगा। थोड़ा बच्चा को समझ नहीं आ रहा ट्रेपीजियम, तो कैसे समझाओगे? बच्चा को बोलना, देखो कि ये पैरेललोग्राम है, दो साइड्स ऑपोजिट पैरेलल है, इक्वल है, पैरेलल भी है, तो लेकिन अब कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइन और ये लाइन भी इक्वल और पैरेलल हो जाएगा। लेकिन ट्रेपीजियम में दो लाइन कभी भी पैरेलल तो होगा लेकिन कभी इक्वल नहीं हो सकता है, तब क्योंकि फिर जब हम कनेक्ट करेंगे तब नॉन पैरेलल साइड मिलेगा। अगर तुम इक्वल लेंथ के साइड्स को अगर मतलब ये अटैच करते हो, कनेक्ट करते हो, तो फिर ये वापस से पैरेललोग्राम बन जाता है, समझे? तो ये बात तुम उसको समझाओगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में क्या अंतर है। तो ट्रेपीजियम में कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल के साथ साथ इक्वल हो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा। अब हम पैरेललोग्राम में भैया अपनी फैमिली है इसकी, ट्रेपीजियम के साथ बेचारा कोई है नहीं, ट्रेपीजियम अकेला है, जितना हम बताए वह। पैरेललोग्राम के अपनी एक फैमिली है, इस फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं। मेंबर क्या है, सबका अपना अपना तरीका है। जैसे ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल था, उसका फैमिली मेंबर आइसोसेलेस था, कोई इक्विलैटरल था, कोई राइट एंगल था। उसी तरह पैरेललोग्राम में भी है। जो सबसे बेसिक है वो क्या है? स्क्वायर। यह सबसे पहले हम रेक्टेंगल लिख लेते हैं ताकि कुछ तुम लोग कन्फ्यूजन ना हो। रेक्टेंगल, फिर हम लिखेंगे स्क्वायर, और फिर रोम्बस। और कोई है तुम्हारे इस फैमिली मेंबर में? काइट। काइट इज अ रोम्बस, है ना, वेरी गुड। काइट पता है कैसे बनता है? ये देखो, ऐसे बनाते हो ना, यही है काइट। फिर पुच्छी लगा देते हो, हाँ, तो ये देखो रोम्बस है। ये वाला साइड ये दोनों के पैरेलल और इक्वल होते हैं, ये साइड ये दूसरे के पैरेलल और इक्वल होते हैं। बस बनाने का तरीका, बस काइट में क्या है कि एंगल जो है ये 90 डिग्री फिक्स नहीं होता है। अगर 90 डिग्री कर दे सबका तो ये वापस से स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर के बनाओगे तो उड़ेगा नहीं, है ना, हवा को काट नहीं पाएगा ढंग से। तो काइट इज हाँ, रोम्बस ही काइट है ना। देखो तो प्रूफ करके दिखाया ना। 4 साइडेड क्लोज फिगर है, और पतंग नहीं बनाया हो घर पे, खरीदे ही हो खाली। हाँ, तो बनाया होगा तो तुमने देखा होगा, जब कटिंग करते हो तो ये वाला साइड बराबर रखते हैं, ये वाला साइड बराबर रखते हैं, तब ना ऐसे करके कॉर्नर बने। ध्यान से देखो, ये मैं बता रहा हूँ, ये देखो,
दो ट्रायंगल बनाओ, अब फोल्ड करो, फोल्ड करो। अब तो कोई याद आ गया होगा कट कैसे करते थे और पेपर उड़ाते थे। तो बचपन में मम्मी पैसे कहाँ देती थी, तो हम लोग बना बना के न्यूज़पेपर का ये वो बना करके कितना उड़ाए हैं। तो उससे पता चला कि ये रोम्बस है, ठीक है। तो अब हम लोग काइट पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम रोम्बस पे क्वेश्चन, तो रोम्बस जिसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो काइट भी सवाल कर लेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, उसके बाद जो अब याद रखना, हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, पहले हम ट्रायंगल पढ़े, अब क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, फिर उसके बाद हम पॉलीगन पढ़ेंगे। पॉलीगन में मतलब ज़्यादा साइड, 4 से ज़्यादा साइड होगा, मतलब पॉलीगन मतलब 2 से, वैसे मिनिमम 3 साइड चाहिए कोई भी क्लोज फिगर बनाने के लिए। तो पॉलीगन में हम वो अलग से पढ़ेंगे और फिर सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर्कल 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 वर्कल को किसी इसी कैटेगरी में मत डाल देना, ठीक है ना। हाँ, अब सवाल उठता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहला हम पैरेललोग्राम स्टार्ट करेंगे, उसके तीनों मेंबर्स को पढ़ेंगे अच्छे से, और फिर ट्रेपीजियम को पढ़ेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले मैं इनका बेसिक्स जो है एक टेबल के थ्रू मैं बता देता हूँ, ताकि तुमको जब रटना होगा तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक टेबल के थ्रू मतलब बता देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है, तो आराम से तुम बच्चों को भी या किसी को भी बता सकते हो। तो लिखो, टेबल बना रहे, आज मार्केट जाना पड़ेगा क्योंकि सारा सामान लाना है, इंक उंक सब खत्म हो गया है। हाँ, तो मैं कह रहा था, हाँ, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मैं रेक्टेंगल लिखता हूँ। आराम से बेसिक चीज़ समझ लो, फिर इस पर सारा चीज़ हमको करवा देंगे। रेक्टेंगल, फिर है स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या बोला मैंने, रोम्बस, ठीक है, ठीक है, ओके। दिख गया होगा, मैंने शेप भी उसी तरह बना दिया है ताकि समझ में आ जाए। हाँ, तो सबसे पहले हम साइड को लेकर के चलते हैं, ठीक है। साइड को लेकर के, साइड में इनके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बस ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ ए बी, कोई टेंशन, ठीक है। अब स्क्वायर की बात आते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में भी सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, ये और ये। अब चूंकि ये सब पैरेललोग्राम की फैमिली का मेंबर है, तो उसका जो पैरेललोग्राम के अंदर जो भी बेसिक फीचर्स हैं वो तो आएंगे ना, बोलो, वो तो ऑटोमेटिकली आएंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि ऑल ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सबके देखो, अब सारे फैमिली में वो सारा गुण है कि नहीं है, देखो तो एक करके ध्यान से दिखा, हाँ ना बोलो। तुमको पैरेललोग्राम किया सारा फीचर, सारा गुण इसके अंदर दिख रहा है ना, इस फैमिली का मेंबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हाँ, अगला है एंगल। हम क्या बोले कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल जो है वो 360 होता है, तो सारा एंगल जोड़ेंगे तो ये इसका भी 360 है, इसका भी 360 है, इसका भी 360 है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 360 है, टोटल बता रहे, टोटल 360 है। लेकिन कंडीशंस इनमें है कि इनका सारा जो एंगल है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये फिक्स है। टोटल तुम्हारा 360 है, ठीक है, टोटल 360, लेकिन ऑल एंगल्स आर टोटल 360, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ओके। अब स्क्वायर में भी क्या होता है, टोटल वापस से 360, लेकिन इसमें भी यही है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन रोम्बस में जरूरी नहीं है, तो लिख सकते हैं टोटल तो 360 इसमें भी है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो 360 इसमें भी है, लेकिन बट ऑल एंगल्स क्या है, आर नॉट नेसेसरली 90 डिग्री। दैट मीन्स सारा एंगल डिफरेंट भी हो सकता है कि नहीं। तो अपने इस वाले रोम्बस पे थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लो, ज्यादा से ज्यादा। क्या बोल रहे हो, कोई कुछ पूछ रहा था, जो भी है, ठीक है।
तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के बारे में अच्छे से हम लोग को पता चल गया। अब तक हम साइड और एंगल को लेके पूरा कंफर्म हो गए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये सारा गुण दिख रहा है हमको पैरेललोग्राम के। साथ में रेक्टेंगल किसको कहते हैं ये पता चल गया, स्क्वायर किसको कहते हैं, रोम्बस किसको कहते हैं, अच्छे से पता चल गया है। एंगल को भी हम देखें 90 डिग्री, स्क्वायर में भी, रेक्टेंगल में भी, बस रोम्बस में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, नॉट नेसेसरी आर, बट ऑल एंगल्स आर नॉट, ना नॉट नहीं लगाया तुम लोग, नोट लगाया करो ना तो पूरा वही गड़बड़ हो जाएगा। ऑल एंगल्स आर नॉट नेसेसरली 90 डिग्री, ओके, कुछ हो सकता है। अगर 90 डिग्री हो गया तो दैट इट विल बिकम्स स्क्वायर, और स्क्वायर इज, हाँ, तो एक लाइन नीचे यहाँ पे कह लिख सकते हो कि ऑल स्क्वायर्स आर, यहीं पे लिख लो कहीं पे कि ऑल, यही दोनों के बीच में लिख लेना, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब हमने साइड और एंगल को देख लिया, अब हम क्या देख सकते हैं इसका, और क्या है इस फैमिली के अंदर, कुछ नहीं है, डायगोनल है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायगोनल समझो, स्क्वायर, हाँ, जब तुम इसका डायगोनल, डायगोनल किसको कहते हैं, जो ऑपोजिट एंगल्स को कनेक्ट करे, ठीक है ना। मान लो कि मैंने तुम्हें बोला कि ये रहा फिगर, इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करो, तो डायगोनल ड्रॉ करने के लिए इस एंगल से ऑपोजिट वाले एंगल को, मतलब वर्टेक्स को कनेक्ट करना होता है, इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स को कनेक्ट करना होता है, ठीक है, हाँ या ना, ये हमारा डायगोनल बना। तो एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। दो, एक देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम हम कितने डायगोनल बना सकते हैं ये बोलो, दो। ये बात हम तुमको जब पॉलीगन पढ़ाएंगे तो वहां पे डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है, वो हम यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफी है कि क्या नाम है कि इसमें क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, और ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं, हैं? हाँ, तो हम देखा, मैंने पूरा चैप्टर ये क्या नाम है ट्रायंगल का खत्म कर दिया, लेकिन डायगोनल वर्ड कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि डायगोनल ऑपोजिट एंगल्स है ही नहीं ट्रायंगल में, ऑपोजिट एंगल्स इसको कहते हैं। तो ऑपोजिट एंगल्स बनाने के लिए हमको एटलीस्ट मिनिमम 4 साइडेड का क्लोज फिगर चाहिए, ठीक है। तो हाँ, तो डायगोनल्स में रेक्टेंगल के अंदर नीचे लिख लो कि रेक्टेंगल का और स्क्वायर का दोनों का डायगोनल सेम होता है। तो दो डायगोनल्स जो बनाओगे तुम डायगोनल्स, तो यहां पे मैं d1 इक्वल्स टू d2 लिख दूंगा, तो समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या समझ में आ गया कि d1 इक्वल्स टू d2 है। हाँ, इसमें भी लिख देता हूं d1 इक्वल्स टू d2, समझ में आ जाएगा। लेकिन रोम्बस में ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो समझ जाएंगे कि रोम्बस जो है वो स्क्वायर बन गया है ना। ध्यान से सोचो, खुद अपना इमेजिनेशन यूज करो। अगर रोम्बस का सारा एंगल इक्वल हो जाएगा तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो समझ जाना कि स्क्वायर बन गया है। तो स्क्वायर बन गया है, इसका मतलब अगर उसका दोनों डायगोनल, तभी रोम्बस का दोनों डायगोनल तभी इक्वल हो सकता है जब उसके सारे एंगल इक्वल होंगे, और सारा एंगल एक क्वाड्रिलेटरल में इक्वल तभी हो सकता है जब सारे के सारे 90 डिग्री होंगे, है ना। 360 को 4 भाग में बांटेंगे ना, इक्वल इक्वल, तो 90 ही पॉसिबल है। दैट मीन्स घुमा फिरा के कहीं से भी बात आए तो ये बात तो समझ में आ गया कि रोम्बस का डायगोनल्स, चूंकि रोम्बस का सारा एंगल इधर उधर है, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, तो इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। तो d1 इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू, में लिख लो d1 में और मे नॉट बी, और मे नॉट बी इक्वल टू d2। समझने पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां उतना लिख देने के बाद 2 महीने बाद भूल जाओगे, समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि एंगल ही बदल जा रहा है। एंगल बदल जाने की वजह से क्या होता है कि शेप बदल जा रहा है, और शेप बदल जाने की वजह से क्या हो जा रहा है कि उसके डायगोनल्स में थोड़ी सी मतलब लेंथ बदल जा रहा है ना। क्योंकि अगर तुम फिक्स रखोगे चारों साइड को, तब ना जाकर के एकदम एक ही एंगल होगा, तो वहां से जब निकलेगा डायगोनल तो क्या होगा, पूरा एकदम इक्वल मिलेगा दोनों साइड से। लेकिन यहाँ पे कुछ और एंगल बना रखा है, यहाँ कुछ और बना रखा है, फिगर कुछ इस तरह है। जरा सोचो, तुम ही सोचो। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं, रोम्बस के भी डायगोनल्स
एक सेकेंड रुको 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 रुको। रोम्बस के भी डायगोनल्स हैं, इक्वल ही होते हैं मुझे। नहीं सेलेक्ट करता है 90 डिग्री पे। हाँ ठीक है, हाँ ये सब कुछ सही है। D1 में और मे नॉट बी इक्वल टू D2, सब कुछ सही है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, इन तीनों का जो डायगोनल्स है ना आपस में इंटरसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ये बात लिखो कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर 90 डिग्री, मतलब ऐसे है, तो तीनों फिगर में सेम चीज है। ठीक है, ये जो है ना फिगर जहां भी करते हैं वहां 90 डिग्री बनाते हैं पूरा आपस में। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, चलो अब देखो फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। अब हम एक एक करके सबका फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या हम सोच के समझ के देख लेंगे सबसे आसान कि कैसे काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल को डिटेल में। अब रेक्टेंगल का जितना डेफिनेशन था 3 चीजें बता दी है। डायगोनल भी याद रखना कि रेक्टेंगल का स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होगा, लेकिन रोम्बस का इक्वल हो या ना हो जरूरी नहीं है, इसलिए उसका फॉर्मूला भी बनता है। जब एरिया का बनाते हैं तो D1 D2 करके बनाते हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये चीज का याद रखना है हम लोगों को कि तीनों का डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इतना याद रख लो, ये इनका नेचर है। बाकी अब इनका कुंडली हम निकालते हैं कि क्या है, तो एक एक करके हम फिगर को पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल से रिलेटेड जो भी चीज है एकदम देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल में देखो ये है रेक्टेंगल का फिगर। तुमको उस दिन हम बताए थे कि एरिया और पेरीमीटर को डिफाइन कैसे करते हैं, बाकी सब चीजें तुम समझ गए। जो इनके अंदर अमाउंट ऑफ सरफेस है ये एरिया है, और जो इनका साइड का लेंथ है वो सब पेरीमीटर है। तो एक बात याद रखना, जो इसकी लंबी वाली साइड होगी उसको हम लेंथ कहेंगे, और जो छोटी वाली साइड होगी उसको विड्थ या ब्रेथ कहेंगे। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हमेशा तुमको करना है लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके। ठीक है, अब एक बात का मुझे ध्यान रखो। अब अगर तुम इसको स्क्वायर से जाकर के अगर तुम उसको रिप्रेजेंट कर दो स्क्वायर में क्या होता है मुझे बताओ, मैं साथ में लेके चल रहा हूं। स्क्वायर में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाते हैं यहां पे, है ना, क्योंकि चारों साइड इक्वल हो गए तो इनके लेंथ ब्रेथ इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है, बस स्पेशल टाइप है जहां पर लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं। दैट्स ऑल। अगर थोड़ा लॉजिकली सोचो कि स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि अब वो एक ही तरह कर रहा है इसलिए उसका एरिया भी निकालने का सेम ही तरीका है। क्या इसका भी एरिया अगर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। बस हमको ये पता है कि अब हमको बचपन से ये सिखाया गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। बात भी सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ ब्रेथ सेम है तो कोई भी रख देते हैं हम। मान लो कि एल को भी ए मान लेते हैं, बी को भी ए मान लेते हैं, तो यहाँ से ए स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग है तो हमने अलग अलग रख दिया है। बात समझ में आया? कंपेयर करके देखो तो स्क्वायर लिख सकते हो कि स्क्वायर इज स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। ये L इक्वल टू बी हो जाता है ना स्क्वायर में, इसी वजह से इसका फॉर्मूला बनता है। क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए तुमको एरिया का जो होता है वो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट्स ऑल। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसलिए स्क्वायर जो भी चीज तुम रेक्टेंगल में करोगे अगर कुछ भूल भाल गए तो स्क्वायर में भी कर सकते हो। बस तुमको याद रखना है कि लेंथ के जगह ब्रेथ रख देना, मतलब लेंथ ब्रेथ को इक्वल कर देना है, बात खत्म। अगर मान लो कि कोई ऐसी चीज है जो तुमको रेक्टेंगल का याद स्क्वायर का याद नहीं है तो तुम वहां बस लेंथ ब्रेथ को सेम कर देना, स्क्वायर के केस में
समझ में आ जाएगा। ठीक है, एरिया पेरीमीटर भी कितना हो जाएगा इसका, हाँ 2। पेरीमीटर मतलब होता है लेंथ साइड, तो एक साइड ये है, 2L हो गए, ये भी L ये भी L और ये B और ये भी B, तो 2L और 2B मिलकर के ऐड हो जाते हैं, 2L और 2B। यही तुमको बचपन से रटाया गया है कि 2L प्लस B। ठीक है, समझ में आया। तो एरिया, हाँ अब उसी तरह अगर हमको उसका पेरीमीटर निकालना है, तो चूंकि मैंने L और A को L और B को AA माना है, तो यहां से पेरीमीटर क्या आ जाएगा 4A है ना, बोलो हाँ ना। हाँ, अब हमारी बात आई, पेरीमीटर भी समझ लिया। अब तीसरा है डायगोनल। इसमें अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें, अपने हिसाब से निकालना, मान लो हम फॉर्मूला भूल गए, हमको डायगोनल चाहिए, हमको तो ये तो पता है कि डायगोनल इक्वल है, चाहे मैं इस साइड से जाऊं। अब देखो डायगोनल इक्वल भी क्यों है, तुम अब खुद दिमाग लगाओ। जब मैं इधर से जाता हूं तो ये निकालने के लिए क्या होगा बताओ, डी निकालने के लिए डी स्क्वायर इजिकल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर, डी की वैल्यू आ गई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ये आ गया, ये हमारा डायगोनल हो गया। अब तुम खुद सोचो कि डायगोनल इक्वल क्यों हुआ होगा, मैं बताता हूं। देखो क्योंकि अब ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फीचर अब ऐसे ड्रॉ करो, यही यही ड्रॉ किया था क्या तभी, पहले भी नहीं ऐसे किया था ना, ऐसे किया था तब भी एल। हाँ अब निकालो, अब निकालो, यही डी है, अब भी वापस से डी की वैल्यू, दो साइड इक्वल है, कहां दो साइड इक्वल है। हाँ मैं वही तो प्रूफ कर रहा हूं ना, मैं प्रूफ वही, मुझे तो पता है वो सब चीजें, लेकिन मैं प्रूफ कर रहा हूं कि देखो अगर मैं इधर से भी ले रहा हूं तो ये साइड कॉमन है, इसी वजह से डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं। तो ये अगर कभी कंफ्यूज हो जाए आदमी, पूछ दे कि भाई क्यों होते हैं, तो तुम प्रूफ करके सकते हो। लो दोनों डायगोनल ड्रॉ करके देख लो, एक तुमने इधर से करके दिखाया तो यही यही रिजल्ट आया, फिर तुमने इधर से करके दिखाया तो यही रिजल्ट आया, तो बात खत्म। तो वो समझ जाएगा हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं, बात समझे। तो अब डायगोनल का, हाँ यही चीज अगर हम इसमें करने जाए तो हमें पता है कि ये ए है ये भी ए है, तो आराम से डायगोनल कितना आ जाएगा, डी इजिकल्स टू अंडर रूट 2a स्क्वायर होगा, है ना। देखो दोनों का बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये जब आएगा तो अंडर रूट 2a स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा रूट 2a। कैसे बना रूट 2a, देखा तुमने। ये इंपॉर्टेंट है, रटना वटना नहीं है, बैठ के एकदम से, क्योंकि 2D को जितना अच्छे से समझेंगे 3D उतने ही अच्छे से हमें आ जाएगा आसानी से। तो ये देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर, अब इसके अंदर का जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आता है पाथ वाला, कि इसके अंदर का रास्ता बना दिया, बाहर का रास्ता बना दिया। एक दो ड्राइव करेंगे, सिर्फ रेक्टेंगल का हम डिराइव करेंगे और तुम अपने आप स्क्वायर का निकाल दोगे। इसके पीछे रीजन है क्योंकि तुम सिर्फ एल को बी को इक्वल करना होता है स्क्वायर में। तो हम एक बार रेक्टेंगल के सारे को डिराइव करते हैं, 2 मिनट लगेगा डिराइव करने में, और उसके बाद तुम अपने आप ऑटोमेटिकली स्क्वायर का भी तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज को तुम रिजल्ट को याद रख सकते हो और बहुत ईजी है। ठीक है, तो हम लोग एरिया ऑफ पाथ देखते हैं, तो रेक्टेंगल के अंदर ही हम देखेंगे एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, एरिया ऑफ पाथ, बस 2 मिनट लगेगा, आराम से इस चीज को हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैंने एक रेक्टेंगुलर जमीन खरीदी, ठीक है, ठीक है, और मैं मतलब कहीं भी खरीद लिया मैंने जमीन। अब मैं गया नीतीश कुमार के पास, भाई मैंने अब जमीन वमीन खरीद ली है, तो एक काम करो चारों साइड रोड बना दो। तो नीतीश कुमार ने बोला ठीक है मैं रोड बना देता हूँ। याद रखना कि मैंने जमीन इतनी खरीदी है, तो मान लो इसका लेंथ L होगा और इसका ब्रेथ B होगा, कोई दिक्कत। ये मेरे जमीन का मेजरमेंट है, इतना लंबाई इतनी चौड़ाई, ओके। अब नीतीश कुमार ने बोला ठीक है तुम कह रहे हो कि रोड बनाने, तो मैं तुम्हारे घर के चारों तरफ रोड बना देता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है चारों। अब रोड का काम, रोड की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि हर जगह इक्वल लेंथ होता है। ऐसा थोड़ी है कि रोड ऐसे चलते चलते, अब बिहार का रोड छोड़ दो, नॉर्मली रोड ऐसे ही होता है कि भाई जा रहा है तो अच्छे खासा रोड ऐसे ही चलेगा। ऐसा थोड़ी कि थोड़ा ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ये सब नहीं होता है। तो रोड का लेंथ, मतलब सॉरी विड्थ जो है रोड का हमेशा सेम मिलेगा तुमको ज़्यादातर। ठीक है, तो विथ मान तो सरकार ने रोड बनाया, तो उसने बोला ठीक है इसके घर के चारों तरफ रोड बना दो।
तो उसने मेरे सरकार के प्रपोजल से मेरे घर के चारों तरफ रोड बना दिया। रोड की जो विथ है, एक चौड़ाई रखी गई, वो कुछ रखा गया होगा पर्टिकुलर। मान लेते हैं कि हम मेरे रोड के चौड़ाई में उसने x रख दिया, x मीटर की चौड़ाई रखी है, x फीट। ठीक है, बोलो यहाँ तक पहले फिगर समझ में आया? ये मेरा ओरिजिनल है, ओरिजिनल मेरा ये है मेरा जमीन, ठीक है, और ये बनाया उसने पाथ। अब मैं तुमसे पूछूं, अब पाथ बनाया और सरकार ने बोला यार कि तुम्हारा घर है और एक काम करो तुम ही कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने ठेकेदार से काम करवाया तो ठेकेदार ने पूरा रोड बना दिया चारों तरफ। अब पैसा देने की बारी आई तो कैसे मैं पैसा दूंगा? देखो भाई, जितना काम किया होगा तो इसको हम एरिया के हिसाब से पैसा देंगे, जितना एरिया पे काम किया होगा। अब रिजल्ट निकालते हैं उसने कितना काम किया। अब मुझे बताओ, सब लोग ध्यान से बताना, यहां से यहां तक की विड्थ कितनी होगी? ध्यान से देखो ना, यहां तक, हाँ यहां तक बी था, यहां तक, ये देखो यहां तक बी है ना, रेफरेंस लो इस लाइन का, यहां तक बी है। और तुम देखो ना ये कितना है, नहीं समझे? हाँ, माइनस क्यों, ये बी है और ये एक्स है, ये और एक्स है ना। देखो इतना एक्स है और इतना एक्स है और इतना बी है, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया टोटल? बी प्लस 2x। हाँ हुआ ना, ये देखो इतना पूरा यहां से यहां तक हम ऐड कर रहे हैं ना। मेरी जमीन ये है, बी, ये बी का है, इतना रोड बना तो मैं इस पूरा इसकी ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं उसी तरह का अगर मैं पूछूं कि साइड बताओ, लेंथ का, हाँ आउटसाइड बन रहा मेरा ये है, कितनी बार बोलूं, मेरा हम लोग ये वाला है, ये ओरिजिनली है, इसीलिए तो मैंने बी लिख दिया है ना। आउटसाइड पाथ बना रहे हैं, एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड, हाँ प्लस होगा। अब रटना थोड़ा का प्लस होगा, देखो ना ध्यान से, तो ये है। अब यहां से यहां तक एल था, सॉरी यहां से यहां तक एल है, तो ये वाला भी एक्स और ये वाला भी एक्स, तो ये कितना हो गया? हाँ 2x। तुम लोग को ये बात पता होगा, l प्लस 2x। अगर हम बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया घटा दें तो हमको पाथ का एरिया मिल जाएगा। हाँ तो नाम दे देते हैं ताकि तुम लोग आसानी से सीख जाओ, ए बी सी डी, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। अब नाम देते हैं, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ एल प्लस 2x और ब्रेथ विथ जो है 2 प्लस बी प्लस 2x। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो काम आसान हो जाएगा आगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने आता होगा सब लोगों को, तो ये हो जाएगा बी एल प्लस 2xl प्लस 2xb प्लस, हाँ प्लस 4x², ठीक है। इतना सब लोगों ने कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ क्या नाम है, पी क्यू आर एस, हाँ हाँ पी क्यू आर एस, तो कितना होगा ये तो L इंटू बी है, हाँ इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसकी तो L इंटू बी है ना, एल बी। तो बस ए बी सी डी में से क्वाड्रिलेटरल एरिया ए बी सी डी में से पी क्यू आर एस निकाल दो, तो हो गया एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और कितना है हमारा क्वाड्रिलेटरल? बी एल प्लस 2xl प्लस 2xb प्लस 4x² माइनस बी एल है ना, जो भी है। तो अब देखो इसमें से कट जाएंगे, कट गया, हाँ बी एल कट गया, तो बचा क्या? जगह ही नहीं बच रहा है मेरे पास, हाँ ऊपर लिखूंगा मैं, ठीक है, यहाँ लिखूंगा। तो एरिया ऑफ पाथ कितना आया, सब लोग देखो करके, कॉमन ओमन लेके एरिया ऑफ पाथ, याद रखना ये आउटसाइड ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आ गया हमारे पास, बचा गया 2xl प्लस 2xb प्लस 4x², ठीक है। इसको यहाँ से 2x कॉमन लोगे तो l प्लस b माइनस 2x, ठीक है, ये डिराइव हो गया, है ना। अब देखो,
अब हम इसको क्या करते हैं, ये हो गया ना, ये किसके लिए निकाला तुमने, रेक्टेंगल के लिए। बहुत इजी है, याद करके जाना, याद करके क्या ऐसे समझ जाओगे खुद ही। l प्लस बी माइनस 2x, हाँ 2x क्या बोल रहे हो, अच्छा सॉरी प्लस किया, हाँ हाँ प्लस प्लस, सॉरी आउटसाइड है तो सारा प्लस, यहाँ रहा ना, मैंने गलती से लिख दिया था। तो 2x l प्लस बी प्लस 2x, हाँ तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ इनसाइड। ठीक है, मान लो मैंने एक बड़ी सी जमीन खरीदी रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है, अब इसके अंदर ही मैं बना रहा हूँ गार्डन वार्डन, बोला चलो यार इतना ना पार्क उत बनाता हूँ, सुबह सुबह अपने ज़मीन के अंदर ही टहलूंगा, बहुत अमीर आदमी हूँ तो अंदर ही पार्क बना दिया। ठीक है, तो मेरा ओरिजिनल क्या था, ये था ना एल, ये मेरी ज़मीन है ना, ये बी है। तो अब मैं बना रहा हूँ अंदर और सबका बराबर रखूँगा, डेट मीन्स मैंने एक्स, इधर भी एक्स रखा है, इधर भी एक्स, सब जगह बराबर ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। बाकी अगर अनइक्वल भी होगा तो फिर फॉर्मूला पे बेस नहीं होगा, फिर निकालना पड़ेगा, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इतना मुश्किल काम तुम लोग से नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, तो इसका नाम दे देते हैं ए, जो ज़मीन हमने ख़रीदा है वो हम PQRS रखते हैं ताकि आसान हो, PQRS, और ABCD। तो मुझे बताओ कि ये कितना होगा, इस बार अंदर वाला कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा B है यहाँ तक, उसमें से ये x और ये x घट गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं B माइनस 2x, ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट B है, उसमें से x और x घटा है तो B माइनस 2x। उसी तरह ये पूरा यहाँ से यहाँ तक L है, तो हमको ये वाला मतलब ये वाला x और ये x घटाए तो 2x घटाएंगे, तो इसमें भी से L में से माइनस 2x। बहुत ईजी है। तो अब हम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हमको बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसमें से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया घटाएंगे, बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली पाथ का निकल जाएगा। तो निकालो एरिया ऑफ PQRS, क्या होगा एरिया ऑफ PQRS, B इंटू, हाँ L, ठीक है, हाँ LB रख लो, LB, L इंटू B। अब एरिया ऑफ ABCD, तो L कितना है इसका, L माइनस 2x और B माइनस 2x, इसको करो कैलकुलेट। अरे करो ना, LB माइनस 2XL, फिर है ठीक है माइनस 2XB प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, PQRS वाले बड़े वाले रेक्टेंगल में से ABCD वाला घटा दो, तो एरिया ऑफ पाथ विल बी ऑफ पाथ, ठीक है, इनसाइड क्या होगा, बड़े वाले से एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD, घटा के देखो तो कितना आ रहा है, यहीं से वो कर लो, LB माइनस LB, याद रखना सब माइनस करोगे ना तो साइन चेंज होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन तुम लोग करना, ठीक है, क्योंकि माइनस किए हैं तो सबका साइन चेंज होगा ना, इस पूरे को माइनस कर रहे हो, तो माइनस LB प्लस 2XL प्लस 2XB माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां भी LB कैंसिल हो जा रहा है, तो बच गया हमारा एरिया ऑफ पाथ इनसाइड में 2XL प्लस 2XB माइनस 4x स्क्वायर, फिर यहां से कॉमन आएगा 2x, देखो कुल मिला के कुछ रटना नहीं था, ये रहा तुम्हारा कहानी। हाँ, तो जब आउटसाइड था तो सारा एडिशन था, सब्ट्रैक्शन है तो
अंदर है तो -2x, बस प्लस माइनस का एक खेल था, वो तुमको समझ में आ गया होगा। अब इसको स्क्वायर के लिए डिराइव करके देख लो, स्क्वायर का क्या होगा, एल बी सेम होगा, तो यहीं पे कर लो। तो उसका क्या निकाले थे हम, 4x a माइनस, उसका क्या हो जाएगा 4x a माइनस एक्स, है ना। हाँ हाँ, मतलब हाँ, उसका x प्लस ए था तो इसका x माइनस ए हो जाएगा, और क्या, x माइनस बोले a माइनस एक्स होगा ना। हाँ, स्क्वायर के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, स्क्वायर में बस लिख लो बगल में, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, तो अगर स्क्वायर का निकालना, ये हो चुका है रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर स्क्वायर है तो उसमें पता है कि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, तो मान लो a और a मान लिए -2x, तो इसको कैलकुलेट करोगे 2x 2a -2x, फिर कॉमन आएगा 2 इधर, और तो 4x a माइनस एक्स, ये हमारा स्क्वायर के लिए है ये, ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल हम साथ में ही लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अब कभी कभी कुछ जगह ऐसी भी हो जाती है जहाँ पर एरिया, सॉरी, जहाँ पर जो पाथ है वो मिडवे होता है। मिडवे का मतलब बीच में, मैं बताता हूँ कैसे, किनारे ना बना के बीच में बना देते हैं। एरिया ऑफ पाथ मिडवे, बहुत इजी है, आराम से समझने की कोशिश करना। एक रेक्टेंगुलर ज़मीन खरीदी मैंने, ठीक है, अब मैं रास्ता बना रहा हूँ बीच में, इस तरह का रास्ता, ठीक है, ध्यान रखना कि बराबर लेंथ का रास्ता बनाएंगे तुम लोग। ठीक है, तो मेरा ओरिजिनल कितना है, ये L है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक B है, ये सबसे इजी है देखना। और रास्ते की चौड़ाई मैं कितना रखूँगा, x, हर जगह मेरी x है, ठीक है। समझ में आया। तो सबसे पहले हमको पता है कि हमको अब इसका एरिया निकालना है, तो तुम लोग बताओ कैसे कैसे एरिया निकाले। तो फर्स्ट आई विल आस्क 1 by 1 PQRS, इसका एरिया बताओ। हाँ बोलो, एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRX। तो हाँ, तो इसका बताओ, PQRS में इस वाले का लो पहले, ठीक है, इस वाले को लो, इस वाले में इसका लेंथ कितना है, इस वाले के लिए रेफरेंस लो, यहाँ से L है ना। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो समझो कि ये चौड़ाई तो हमको x है, लेकिन लंबाई कितनी है, लंबाई XL है ना, ये रहा ना इसके सामने ही तो है ये। अरे मतलब ऐसे समझो, मान लो ये 5 मीटर की वायर है, अब मैं पूछूं ये कितनी है, सेम टू सेम तो है, तो ये भी 5 मीटर है, रेफरेंस है ना, दोनों सेम है। तो उसी तरह ये वाला लिए, तो अब इससे हमें पता चल गया कि कितना है, PQRS कितना है, तो आराम से एरिया इसका निकालेंगे, तो LX आ गया। उसी तरह एक और नाम दे देते हैं, इसका भी बताना, इसका नाम रख देते हैं ABCD। ABCD का एरिया बताओ। ABCD का लेंथ क्या हो जाएगा, ये पूरा, ये देखो LB है ना, ये B, और चौड़ाई कितनी है x, तो BX हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब हम इधर से गए थे तो इसको काउंट किए कि नहीं किए, बोलो, इसको काउंट किए थे जब तुम इस रास्ते से गए थे तो।
जब उधर से आए तो फिर इसको काउंट कर लिए, दैट मीन 2 बार काउंट हो गया, तो इस वाले का भी एरिया घटाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन जो है ये उसको घटाना पड़ेगा, यानी इन दोनों का एरिया में से एरिया तो लिखा ही, ये दोनों एरिया कितना है ऐड करना है, तो LX प्लस BX, लेकिन किसी चीज़ को हमने 2 बार ऐड कर दिया है इसको, तो इसका एरिया घटा देंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इसमें से हमारा क्या कॉमन आ गया, x कॉमन है, तो L प्लस B माइनस एक्स। हाँ, ये है एरिया ऑफ पाथ मिडवे। कितना ईजी है बताओ तो, पिछले वाले दोनों से तो ईजी है, ईजी तो सारा है लेकिन समझने के लिए। ये क्यों मैनेज किए सबको पता है ना, ऐसा तो नहीं कि रटना वटना नहीं है, इसलिए कि जब हम इधर से गए थे ना तो इस वाले एरिया को ले चुके थे, तो इधर से आएंगे तो एक चीज़ को 2 बार नहीं ना काउंट करेंगे, तो उसको एक बार रखेंगे, एक बार एक घटा देंगे, तो एक बार एरिया घटा रहे हैं, एक एरिया रहने दे रहा है। टेंशन मुक्त आगे चलें। तो कुल मिला के हमने, हाँ अगर हम इसको स्क्वायर के लिए निकाले तो एरिया ऑफ पाथ स्क्वायर के लिए निकालोगे तो L और B क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो आराम से निकाल सकते हो। स्क्वायर के लिए क्या निकलेगा बोलो, इसमें रख देंगे ना, अरे कुछ नहीं यहीं रख लो ना, कॉमन आ गया है, तो तुमको x 2a माइनस एक्स है ना, यही आएगा स्क्वायर के लिए। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब समझो 2x L प्लस B प्लस 2x, किसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, 2x L प्लस B माइनस 2x, फिर क्या लिखा था अभी, कितना लिखा था दूसरा वाला, कितना लास्ट वाला क्या लिखा था, x, हाँ LX आया था ना, L प्लस B माइनस एक्स, हाँ ठीक। ये है आउटसाइड के लिए, ये इनसाइड के लिए, ये मिडवे के लिए, बस ये 3 चीज़ें समझ गए तो अच्छा से है। स्क्वायर के लिए यही चीज़ें ऐसी हो जाएगी, 4x कितना a प्लस 2x है ना, 4x a माइनस एक्स, और लास्ट में यहाँ पे x 2a माइनस एक्स, ये स्क्वायर के लिए। क्यों हुआ तुम देख चुके हो, ओके समझे कि नहीं समझे बोलो। हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हम आगे जा कर के मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो समझ लो कि वो कैसे हम चीज़ों को निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम्हारा यहाँ से थोड़ा इमेजिनेशन का काम ज़रूरत पड़ेगा मुझे, और वो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। देखो नाम से ही है कि हमको किसका एरिया निकालना है, 4 वॉल का, ठीक है। तो ये चूंकि नाम में ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी हम समझने की कोशिश करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। तो किसका एरिया निकालना है, 4 वॉल का। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, मैंने एक जमीन का टुकड़ा लिया, ठीक है, तो तुम मुझे बता सकते हो, और ज़मीन के टुकड़े का लेंथ मान लो मैंने L रखा और B रखा, खुद इमेजिन करो, अपने रूम को चारों तरफ देखो, तो एक ज़मीन मिलेगा चारों तरफ से, तुम्हारे जो घर का रूम का फ्लोर है वो एज इट इज़ ऐसा दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, बोलो दिखता ही होगा। उसके बाद तुम ध्यान से देखो, इसके ऊपर एक वॉल खड़ा किए, तुम्हारे ज़मीन का एक कोना जो मतलब किनारा जो है उस पर हमने एक वॉल खड़ा किए, तो वॉल मान लो कितना भी खड़ा है, इस तरह एक वॉल खड़ा, जब इमेजिन करना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ तुम्हें बताता हूँ, कुछ लेके आता हूँ, एक सेकेंड। चलो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लो ये है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा फ्लोर है चारों तरफ, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, तो नाम भी रख देता हूँ ताकि काम आसान हो जाए। तो इस पर मैं L लिख दे रहा हूँ, समझ जाना L लेंथ है। तो अब मुझे बताओ, मैंने इस पर वॉल खड़ा किया है, ऐसे करके वॉल खड़ा किया है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? इतना जितना ये L है ना? हाँ, और हाइट जो वॉल का जितना ऊपर मैं वॉल को ले जाऊंगा, तो मान लेते हैं कि वॉल का हाइट मैंने h रखा। तो अब मुझे बताओ इसका एरिया कितना मिला? ये एक सरफेस मिल गया ना, एक वॉल मिला ना तुमको, हाँ, L इंटू एच, ठीक है। तो मैंने जो वॉल खड़ा किया तो एक वॉल का एरिया तुमने निकाला L इंटू एच, अभी तुम खुद निकाले हो। अब सेम इस साइड बनाए हो तो इस साइड भी बनाओगे ना, दोनों अपोजिट साइड भी बनाओगे, हाँ, यानी दोनों साइड, एक वॉल सामने और एक वॉल पीछे, तो दोनों का एरिया सेम होगा। तो एक और लिख दिए एल एच। अब तो लेंथ वाला तो खत्म हो गया, अब लेंथ के बगल में ब्रेथ वाला आएगा, तो बी वाला साइड देखते हैं। अब बी वाला सेम वॉल है, तो सेम वॉल को यहाँ भी खड़ा किए, तो अब इसका इस वाले इसका एरिया कितना आया? अरे कहाँ गया, बोलो, बी इंटू एच। और ऐसा वॉल हम पीछे भी खड़ा करेंगे तो हमारा एक और आ गया कितना, बी एच प्लस बी एच, तो हो गया हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स कंप्लीट। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब चारों वॉल का एरिया हमने निकाल दिया। हाँ, तो क्या कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 2LH, हाँ, प्लस 2BH। तो यहाँ से हमको कॉमन आ गया क्या, 2H कॉमन, L प्लस बी। लेकिन मैं ये सब चीज़ों पे इतना जोर नहीं देता हूँ कि 2H L प्लस बी घर में बैठ के सुबह 4 बजे रट रहे हो। मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुमको ये याद रहना चाहिए कैसे हुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बजाय ये भूल जाएंगे हम कुछ दिन बाद, लेकिन ये हमेशा याद रहेगा क्योंकि ये लॉजिक है। तुमको किसी एक सरफेस का एरिया यानी एक वॉल का एरिया, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट मीन 4 वॉल है, हर वॉल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। मैं मान लो कि मुझे ये ज़मीन का एरिया बोला है, तो मैं टुकड़ा ये इसका एरिया निकाल लूँ, फिर इसका एरिया निकाल लूँ, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका, सबको ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। ऐसे भी होता है। उसी तरह जब एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोला तो एक एक वॉल का निकाल के ऐड कर दिए, समझे। और तुमको मैंने ये भी बता दिया कि एक तरफ L कैसे आया, दूसरी तरफ B और B कैसे आया। मैंने H हाइट रखी थी अपनी, तो किसी भी एरिया 4 वॉल्स का एरिया कितना आया, बोलो। हाँ, ये अब तुमसे पूछ दे कि तुम्हारा जो घर का फ्लोर है, फ्लोर, उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ योर फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, हाँ, L इंटू बी, क्योंकि यही एल बी था, ठीक है ना, जिसपे हमने खड़ा किया था। हाँ, तो L इंटू बी, ठीक है, बहुत अच्छा, एल बी हो गया। अब मैं पूछूं कि एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, क्या कहते हो, रूफ, रूफ कहो या टॉप कहो, क्या कहोगे, हाँ, L इंटू बी। तो डैट मीन्स अगर मैं एक ऐसे आदमी को भेजूं जिसने तुम्हारा घर भी बनाया, जमीन भी बना, मतलब फ्लोर भी बना दे, रूफ भी बना दे, चारों वॉल भी बना दे, तो उसका पेमेंट टोटल कितने एरिया पे देंगे। तो लिखोगे एरिया, टोटल एरिया टोटल सरफेस ऑफ एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया किसको कहेंगे, दैट मीन टोटल करो सारे, हर देखो अब क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ बना हुआ है। इसको जब 3D डायग्राम करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमको 3D वाले में काम आएगा, ठीक है, लेकिन हमको बताना है कि कैसे हम खड़ा करते हैं। हाँ, तो टोटल होना चाहिए, दैट मीन हर सरफेस की बात कर रहा है, चारों वॉल की और दोनों फ्लोर और छत, सबका, सबकी जब बात करोगे ना तब आएगा टोटल, समझे, टोटल। और सरफेस किसको कहते हैं, व्हाट इज सरफेस, पहले सरफेस का डेफिनेशन बताओ। अरे जो सरफेस किसको कहोगे, मैं मत कहते हो ना कि ये टेबल का सरफेस है। सरफेस मीन्स कि वो पूरा एरिया, प्लेन एरिया जो उस पे है ना, मतलब कि तुम एक पूरा प्लेन एरिया जिसका सिर्फ लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। और ये दूसरे तरीके से भी सरफेस को कर सकते हैं, नाप वगैरह वगैरह, ठीक है, जैसे भी तुमको नापना हो। लेकिन एक समझ लो कि सरफेस को कैसे बायोलॉजी में या ज्योग्राफी में कैसे डिफाइन करते हो, बताओ कोई। अच्छा ठीक है, चलो फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि प्लेन एरिया इक्वल सरफेस, तो उसका अपना मेजरमेंट है, तो उसका ले लिए। तो टोटल सरफेस एरिया होगा क्या,
एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस क्या, अरे बोलो, प्लस एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ टॉप, हाँ रूफ टॉप या टॉप बोलो, जो भी बोलना है, रूफ टॉप, है ना, इजी बन गया। तो टोटल सरफेस एरिया, और तुम्हें पता है एक लेटरल वर्ड भी है, इसी एरिया ऑफ 4 वॉल्स को ही लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो लिख लो, लेटरल सरफेस एरिया इसी को कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ही है। तो जब तुम छत का और जमीन का मेजरमेंट नहीं ऐड करोगे एरिया, तब तो उसको कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, समझे। अगर हम सब कुछ ऐड कर दे रहे हैं, टॉप और बॉटम भी, तो टोटल सरफेस एरिया। बहुत इजी है ना। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आगे जाकर के तुम मेरा। और हमेशा याद रखना कि एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ टॉप दोनों बराबर रहेगा हमेशा, ज़्यादातर टाइम। अगर इसी चीज को हम, ये तो चलो रेक्टेंगल था, अगर हम इसी चीज को स्क्वायर में करने जाएंगे तो देखो तो कितना आसान हो जाएगा। तुम देखो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन स्क्वायर कितना होगा, 2h, और ये कितना होगा l प्लस बी, 2a, आराम से रख सकते हैं। तो कितना आ गया, 4ha। अब मैं तुमको समझाना की कोशिश करूंगा कि चीजें कैसे होता है, ठीक है। अब कैसे बताऊं तुम्हें, हाँ जो चीज़ मुझे बतानी थी वो अच्छा हुआ कि मैं बता, पहले रुक जाओ, इसको मत बाद में करते हैं। सुनो, अभी एक बात मुझे बताओ कि मैंने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब ध्यान से देखना, इस चीज को लिख सकते हैं, देख लो। दैट मीन्स अगर हमको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना, अपने वॉल का एरिया निकालना है, तो मैं आराम से अपने फ्लोर का पेरीमीटर निकाल लूँ, है ना, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारा आराम से हो जाएगा। ये देखो, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, ये मुझे सिखाना था, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इनटू हाइट ऑफ द वॉल, हो गया ना। लॉजिकली तो समझ में आ रहा है, यही बात कह रहे हैं। अदरवाइज अगर हमको कुछ याद नहीं है तो कहाँ से आया, ये बात पता चल गया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जब भी एरिया की बात करेगा वॉल्स की, तो तुम क्या करना, नीचे का पेरीमीटर ले लेना। मान लो कि तुमको लेंथ और वो पता है, तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, ये फ्लोर है ना, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, और उसको वॉल का जो हाइट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज मैं मतलब समझना, समझदारी अच्छी बात है ना, जितना अच्छा तुम चीज़ों को समझ पाओगे। हो सकता है पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, 1-2 बार में अपने आप समझ में आ जाएगा। तो डिफिकल्ट है इसलिए छोड़ देना भी तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो पेरीमीटर अगर तुम फ्लोर का निकाल लेते हो और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो, कैसे आया तुमने खुद ही देखा। अब उसी तरह बस खत्म। अब मान लो कि स्क्वायर सरफेस दूँ, अब कोई भी सरफेस दूंगा तुम खुद बना लो। मान लो स्क्वायर सरफेस है, तो तुमको पता है, ये मैं पूछूं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स बताइए, इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स एक स्क्वायर का, हाँ, तो ए तुम्हें पता है इसका पूरा जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना है, 4a, है ना। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड जो रो ए सब, तो 4a, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, h से, 4ah, है ना। ये हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलो या लेटरल सरफेस एरिया बोलो, दोनों बात सेम है, ठीक है, नेम एक ही नेम है, लेटरल है, ठीक है। हाँ, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इनटू हाइट ऑफ वॉल, हाँ। और उसके बाद अगर मैं स्क्वायर में, अब स्क्वायर दे, रेक्टेंगल दे या कोई और फिगर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हम ट्रायंगल का भी निकाल लेंगे जब हम प्रिज्म पढ़ेंगे ना। ये 3D का पार्ट है तो थोड़ा सा गलती से इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ठीक ठाक तुम व्यू रखो इसको। जैसे बताएं, जैसे एक मान लो किसी भी ट्रायंगल का, मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल पे भी खड़ा करोगे ना एक ट्रायंगल, और मान लो किस तरह का, तो एक प्रिज्म बनेगा। प्रिज्म जानते हो क्या होता है, हाँ, तो प्रिज्म बनाओगे ना, तो प्रिज्म का जब हम एरिया निकालने जाएंगे तो तुमको यही देखना है कि ये सब चीज़ों का हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगा, कि कैसे हम पेरीमीटर निकाल लें नीचे का, उसको फिर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरा उसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। उस मतलब उसका जो वो है 3 साइड का है, वो सब हम तुमको बताएंगे उस टाइम। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो क्या नाम है,
ऑब्वियसली है तो 3 ही है उसमें, क्योंकि देखो अगर एक ट्राइंगल है, मान लो इक्विलैटरल ट्राइंगल है ए और ए, ठीक है, तो मैंने एक और ट्राइंगल इस पे खड़ा किया। प्रिज्म, प्रिज्म का मतलब होता है, प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस बताया है? प्रिज्म होता है कि टॉप भी सेम बॉटम भी सेम, अगर तुम ट्राइंगल सेम है तो ऊपर भी ट्राइंगल ही होगा देखोगे तो, ठीक है। और प्रिज्म में सेम नहीं रहता है, प्रिज्म में ऐसे रहता है, मतलब ऐसे है तो यूँ समझो कि ऐसे रहेगा, इसको प्रिज्म कहते हैं। थोड़ा डायग्राम ठीक से नहीं बना है, मतलब क्या कहें तुम्हें, अब प्रिज्म देखा होगा या कल जब हम पढ़ाएंगे तो फिगर बना के दिखा देंगे, ठीक है। बस ऊपर में पॉइंट पे जाके मैच, यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक मैच हो जाता है, ठीक है। तो प्रिज्म, प्रिज्म उसको कहते हैं जो टॉप बॉटम सेम रहता है। पिरामिड उसमें कहते हैं जिसका बॉटम और टॉप डिफरेंट रहता है, टॉप में पॉइंट बस रहता है, ठीक है। खैर इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 3a, 3a। अब जितना भी हाइट का बनाया होगा प्रिज्म उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया। इस सरफेस, तीनों सरफेस का हमको एरिया निकल जाएगा। बाकी अगर टॉप और बॉटम का बोलेगा तो तुमको पता है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया निकाल लेंगे, और टॉप का भी इक्विलैटरल ट्राइंगल ही बनेगा तो दोनों एरिया ऐड करके ऐड कर देंगे, हो गया काम खत्म। तो ऐसे लॉजिकली हम बना सकते हैं चीज़ को, ठीक है। क्लास कौन अभी मिस करके गया है? कोई एक है जो गायब है, भावना, उसको कहीं जाना था लग रहा है कि, ठीक है। तो समझ में आया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। हाँ, और अगर मैं पूछूंगा कि टोटल सरफेस एरिया तो क्या बताओगे? लैटरल सरफेस एरिया, और उसमें ऐड कर देंगे टॉप बॉटम का। हाँ, बस इतना ही याद रखना है तुम लोगों को। इससे ज़्यादा कुछ याद रखोगे तो फिर दिमाग का भी काम करना बंद हो जाएगा। बाकी तुम, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम लोग स्क्वायर को थोड़ा सा 1-2 चीज़ और पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ें तो पढ़ ही दिया मैंने। स्क्वायर में देखो, स्क्वायर ऐसे बनता है। अब इसमें हमको बनाना है एक सर्कल, तो सर्कल बना के दिखाओ। तो देखो, सबसे पहले सर्कल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक सेंटर चाहिए। मैंने बताया है ना, सबसे पहले सर्कल बनाने के लिए हमको एक सेंटर चाहिए, फिर हम उससे रेडियस का चाहिए, और फिर उसके बाद हम सर्कल बना पाएंगे, है ना। पहले सेंटर खोजेंगे, है ना। तो हाँ, तो मान लो कि सेंटर खोजने के लिए हम एक काम करते हैं, इसके मिड पॉइंट से इसका मिड पॉइंट, सबका मिड पॉइंट लेकर के कनेक्ट करते हैं। अभी खुद ही निकल जाएगा, देखो, ठीक है। अब हमारे पास रेडियस पता चल गया है, ये हमारा सेंटर। अब यही इतना ही रेडियस, हमको इस तरह से सर्कल बनाना है कि चारों साइड को टच कर दे। तो इतना लेंगे ना, तो ऐसे करोगे तो सारा साइड टच हो जाएगा। तो बताओ इसका हम रेडियस क्या लिए? अगर ये पूरा ए है तो है, हाँ, a/2 लिए ना। देखो, नहीं लिए, यहाँ यहीं तक तो रेडियस लिए, ये हमारा रेडियस है। ये कितना है? आधा है ना। अरे यही तो आधा है, देखोगे तो धीरे धीरे आधा आधा है, तो आधा आधा रेडियस लिए। दैट मीन्स साइड/2, जो लेंथ ऑफ साइड रहेगा उसका आधा कर देना, तो इनर रेडियस मिल जाएगा। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर हमको सर्कम रेडियस चाहिए तो बहुत इजी है, वो भी एक स्क्वायर लेना, एक स्क्वायर लेना, और उसका ये कितना आता है? हाँ, √2a, √2a आता है, ठीक है। वेरी गुड, क्योंकि ये a है, ये a है, तो ये √2a है। तो अब इसका जो मिड पॉइंट ले करके जब तुम ड्रॉ करोगे तब मिलेगा तुमको सर्कम सर्कल, तब ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि कैपिटल R की वैल्यू कितनी आएगी? √2a/2। ये कितना है? a/√2। बस, हाँ, सीख गया, इतना ही तो करना है। अब इससे एक और चीज़ समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, इन दोनों को देखो, ये लिख देता हूँ यहाँ भी, देखो ध्यान से, तो तुमको समझ में आएगा कि R/2, अगर मैं तुमसे पूछूं R/R में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या है इसका आंसर, क्या है बताओ?
करके देखो क्या स्क्वायर स्क्वायर बोल रहे, रेशियो मांगा ना। मैं मान लो तुम, हाँ रेशियो ही तो, R/R क्या है, रेशियो ही मांगा है। तो R अगर मैं मान लूँ तो R की वैल्यू रख देता हूँ a/√2 डिवाइडेड बाय a/2। ए कैंसिल है ना, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√2, नीचे बदलेगा तो ये होगा 1/√, नहीं 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 क्या है, √2 क्या बोल रहा हूँ, सही तो है, √2:1 है ना। क्या रेशियो आया, अरे काटते हैं ना इसको, 2 को काटोगे तो क्या बनेगा, अरे रैशनलाइज क्या करना, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, तो √2 बाय यह है, रैशनलाइज क्या करना, हर जगह रैशनलाइजेशन थोड़ी चलता है, मतलब कॉमन सेंस वही कह रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यानी कि कैपिटल R √2 है और R हमारा 1 है, अगर ऐसे देखा जाए तो। अदरवाइज तुम ये चीजें याद रखना कि सर्कल के अंदर, अच्छा तुम बताओ कि मैंने तुम्हें रेक्टेंगल में क्यों नहीं बताया ये बात सोच, रेक्टेंगल में डायगोनल नहीं होते, ये कब से, अरे रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होते हैं। बोलो, अच्छा ऐसा है क्या, मतलब कि अगर रेक्टेंगल के ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते ये तो ठीक है, लेकिन ऑल साइड इक्वल नहीं होते इसलिए हम सर्कल नहीं बना सकते, ये कोई लॉजिक तो हमको नहीं लग रहा सही। एक बार देख लेना और मुझे बताना कि ऐसा क्यों मैंने तुम्हें रेक्टेंगल में नहीं बताया, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी मैं एक बहुत, हाँ अब सुनो मेरी बात, कभी भी किसी चीज़ का एरिया निकालना हो, मान लो कि मैंने तुमको बोला कि ऐसा दे दिया, ये है, मैंने एक बड़ा सा वो रखा, ये रेक्टेंगल रखा, इसकी एरिया दे दी मैंने यहाँ 10 और ये दे दिया मैंने 5, ठीक है। अब ये सारा डॉट्स है, इसका एरिया बताओ, एरिया ऑफ दिस डॉटेड पोर्शन बोलो। और इसका मैं बता रहा हूँ ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका 3 3 3, बताओ एरिया ऑफ डॉटेड पोर्शन क्या है, वैल्यू ले लेना, अगर रूट की वैल्यू 3 की वैल्यू लेना हो तो 1.7 के आसपास ले लेना, ठीक है, उससे काम चल जाएगा। यूट्यूब पे पता है क्या पढ़ाते हैं कि एडवांस के सारे क्वेश्चन डिवाइड बाय 11 कर दो आंसर आ जाएंगे, मैंने बोला वाह, पूरा चैप्टर ही खत्म। और वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी लेके आते हैं जिसमें आराम से हो भी जाते हैं। क्या है 1.7 है ना, 1.7 ही लेना, ज़्यादा इधर उधर मत लेना, फिर घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। करके देखते हैं, और एरिया ऑफ डॉट, हाँ पॉइंट में तो आएगा ही, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अरे हम का वहाँ पे क्वेश्चन सेट करेंगे, आएगा ही ऐसे। देखो एरिया ऑफ डॉटेड पोर्शन, तो सबसे पहले बड़ा वाला पोर्शन का एरिया कितना है 50,
उसमें से ये वाला एक घर घटाऊंगा, ये हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4 a स्क्वायर यानी 9, ठीक है। तो 50 माइनस, अब इसको कर लो कैलकुलेट करके, ठीक ठाक मोटा मोटी रख लो ना, 1.7 मैंने बोला रखने के लिए, इंटू 9/4, तो कितना है 50 माइनस ये हो जाएगा कितना 115.3/4, तो अराउंड इसको 16 मान लो, तो 50 माइनस 4 46 या 45 पॉइंट कुछ होगा, ये 45-46 के आसपास होगा। इतना रख लो, कोई जरूरत नहीं है हमको एक नहीं, ठीक है। कुछ भी तो हमको पता चल गया ना, कुछ भी सर्कल, मान लो कि और सर्कल भी यहाँ पे डाल दिया, तो समझ लेना कि इसका एरिया निकालना है, घटा देना है। बात समझ में आया? हाँ, अब सवाल उठता है कि एग्जाम में एक दो तरह का शेडेड क्वेश्चन को लेके काफी लगातार रिपीट करते रहता है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। मान लो कि ये स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, तो उसमें क्या करेगा, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। कैसे? एक बोलेगा एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और इसमें सिर्फ हम लोग को ना इन रेडियस दे देता है, बोलता है इन रेडियस वो हमारा 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये है हमारा शेडेड पोर्शन। लो कैलकुलेट करो, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से देगा कि आधा से ज्यादा दिमाग तुमको खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। बोल दिया इन रेडियस, हाँ इन रेडियस बोल दिया, और बोल दिया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन स्क्वायर का। अब लो खोजते रहो बैठ के, अब कुछ यार साइड तो दिया ही नहीं है, क्योंकि तुम तो रट के गए हो कि हमको पहले साइड का एरिया लेंथ देगा, फिर हम आराम से आर भी हमको देगा, फिर हम ऊपर का एरिया निकालेंगे, फिर अंदर का एरिया निकालेंगे, फिर मैनेज कर देंगे। इतना कहानी वो भी जानता है, इतना तो कोई भी कर देगा, तो वो तुमको यहाँ आके फंसा देगा। लो इन रेडियस दे रखा है, साइड दे देगा तो इन रेडियस नहीं देगा, तो ये सब चीजें हमको ऐसे पढ़ना है कि हम वहाँ रिलेट कर पाएँ। बहुत ही आसान हो गया। अब ए की वैल्यू 8 है, तो एरिया जो ये वाला स्क्वायर है उसका 64 हो गया, इसका ये 8 और 8, और इसका अंदर का एरिया हमको पता है आर लेके चलना है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई 4 का स्क्वायर यानी 16, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो अब काटना है तो ठीक है, नहीं तो यही अगर इसी फॉर्म में दिया है तो इसी फॉर्म में रख लेना, अदरवाइज ये हमारा एरिया निकलेगा शेडेड पोर्शन का, ये वाला सारे सारे का, एक का नहीं, ठीक है। मिला के जब ऐड करोगे तो इतना तुमको अपना दिमाग सोचना है मेहनत करके, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा बनाएगा, एग्जाम टीसीएस वाला ले रहा है, तो तुमको वहां पे जहां तुम्हारा दिमाग सोचना बंद कर दे वहां से तुमको चालू करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज इजी लगे उसको साइड करो, और जहां कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, जो डिफिकल्ट लगे उसको पहले पढ़ो, क्योंकि आना तो वही है एग्जाम में तुम्हारे। बोलो किसी को दिक्कत? हाँ, एक और शेडेड पोर्शन वाला क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है, वो भी बताते हैं। बाकी तो करता ही है नॉर्मल, वो सब तो तुम कर ही लोगे। मैं उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ जो क्या कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा दिमाग उल्टा पुल्टा लगा देता है। जैसे ये एक स्क्वायर है, पहले ही बोल देगा स्क्वायर है, ठीक है, हाँ हाँ। अब सुनो, ये हम लोग को सबको बोल देगा कि ये मिड पॉइंट है, साइड ऑफ स्क्वायर दे देगा, साइड ऑफ स्क्वायर, और इससे ये एक रिजल्ट भी निकल जाएगा यहाँ से, मैं बताऊंगा। साइड ऑफ स्क्वायर जो मान लो हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इफ पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट, ठीक है, पी क्यू आर एस, और ये है हमारा शेडेड पोर्शन, इसका एरिया निकालना है। करो आंसर क्वेश्चन।
हाँ आंसर सेम आएगा, इसके पीछे वही ना, हाँ वही सेम आंसर आएगा। इसके पीछे रीजन क्या है पता है, कि कुल मिला के ये मिड पॉइंट है और हमको पता है कि हम मिड पॉइंट से आधा हो जाता है ना साइड का। जब हमारा इन रेडियस क्या था, इन रेडियस क्या था a/2 है ना। देखो डिक्टो मिल तो रहा है। इस सर्कल का अगर हम इसको सर्कल माने ऐसे करके घुमा दें तो इसका रेडियस क्या है, यही तो है रेडियस, है ना, हाँ या ना बोलो, है ना। और ऐसे ऐसे करके 4 वो बने हैं तो पूरा सर्कल बन जाता है। तो 4 कुल मिला करके इसके एरिया में से सर्कल का एरिया घटा देना है तो सेटेड क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, बात समझ में आया। नहीं भी याद है तो भी हम खोज निकालते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर तो स्क्वायर हमको पता है 64, उसमें से एक पूरा ट्राइंगल का निकालना है, सॉरी पूरा सर्कल का निकालना है। ऐसे ऐसे करके 4 क्वार्टर मिल गए ना, तो 4 क्वार्टर मिल करके एक सर्कल बनाया पूरा, तो यहाँ आ गया 16 पाई, यही आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आया। हाँ तुम जो बोल रही है ना काव वाला गेजिंग वाला, वो तो ऐसे होता है कि मैं बता रहा हूँ, होता है मान लो कि स्क्वायर फील्ड है, तुमने यहाँ पे एक गाय को रखा और इसको बांध दिया, तो बांध दोगे ना तो फिर वो ऐसे करके घूमता रहेगा, एक सर्कल बना देता है, वो होता है। तो उसमें भी वही है। अच्छा चारों फील्ड में बात, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, तुम क्वेश्चन किए हो, कोई बात नहीं, ये भी है। तो ये भी तो यही कर रहा है ना, ये तो रहा यही कर रहा है क्या। हाँ हाँ समझ गया, समझ, ठीक ठीक ठीक, लैंग्वेज चेंज कर सकता है, चीज़ें ऐसे ही रहेगी। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, हम 2 इम्पोर्टेंट बात करेंगे फिर क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, ये बात सीख गए ना, दिमाग में रखना चाहिए। मैं तुम लोगों को मेंसुरेशन बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब इतना अच्छे से कि तुम लोगों को एक एक चीज़ का जानकारी हो जाए। मैं रटा नहीं रहा हूँ ना मुझे रटा हुआ है ना मैं तुम्हें रटा पाऊंगा। ठीक है, मैं इतना कर दूंगा तुम्हारा कि मेंसुरेशन में तुम सोचने लगोगे, इतना मुश्किल नहीं है। और अभी जैसे ही 2D खत्म होगा, आधा 1 घंटा में 3D खत्म हो जाएगा। अब सोचो, क्योंकि 2D में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक एक चीज़ समझना पड़ता है, लेकिन बाकी सब में चीज़ में आसान हो जाएगा। उसके बाद सुनो मेरी बात, ये है क्या बढ़ा रहा था, हाँ कल भी हमने थोड़ा सा प्रूफ किया था, थोड़ा पहले रेक्टेंगल लेते हैं। हाँ तो ये परसेंटेज में क्वेश्चन आएगा और बहुत फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में खूब आता है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेस by 20% and breadth is increased by 30%. Find the effect on area. ठीक है, ये परसेंटेज में ही करवा देते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहीं पे करके एक बार देख लो। देखते हैं। ठीक है, लेंथ को इंक्रीज किया है 20% से। 20% कितना होता है 1/5, यानी पहले अगर 5 था तो अब कितना है 6। हाँ, और अगर ब्रेथ 30% से इंक्रीज किया, यानी अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया 13। तो दैट मीन पहले एरिया हमारा L इंटू बी, एरिया 50 था, अब 78 हो गया। दैट मीन्स हमारा 28 इंक्रीज हो गया है। कितने पे 50 पे, ओरिजिनल 50 पे इंटू 100 करोगे 56% से हमारा इफेक्ट क्या है इंक्रीज हो गया एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकता है, हो सकता है लेंथ को बढ़ा दे, ब्रेथ को कम कर दे, तो अपने हिसाब से निकाल लेना। ठीक है, और यही काम तुम स्क्वायर में रहेगा तो सिर्फ एक साइड बोलेगा। ओके,
हाँ, एक साइड बोलेगा, एक साइड का पता है तो तुमको पता है कि स्क्वायर तो लेंथ ब्रेथ सेम ही होता है, तो हम लोग बहुत कुछ जान गए। हाँ, अगर तुमसे ये पूछ दूं मैं तो ये एक स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, सर्कल है, इस तरह से अच्छे से सर्कल बनाना, और मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल कितना होगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सब लोग निकालना। 8 पाई, वाह वाह। R इजिकल्स टू A/2, 8/2 कितना हो गया 4। हाँ, तो हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है 2 पाई R। हाँ, 2 पाई R, 2 इंटू पाई इंटू 4, 8 पाई। बहुत समझ में आ गया, बहुत इजी है, इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो कुछ भी पूछे ना, अपना दिमाग को दोहराने की कोशिश करना, जितना तुम पढ़े हो उतने को, ठीक है। अब हम लोग कल मिलेंगे और हम कल पैरेललोग्राम के बाकी एक रोम्बस रह गया है उसको करेंगे, और रोम्बस करने के बाद हम ट्रेपीजियम को ख़त्म करेंगे, इससे हम क्वाड्रिलेटरल खत्म हो जाएगा, फिर हम सर्कल खत्म करेंगे, फिर पॉलीगन खत्म करेंगे, इससे 2D खत्म। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, उसके बाद 3D खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब मिलेंगे कल बोल रहे हैं शाम को, देखता हूँ